तो इसका मतलब आपसे ऐसा कंपाउंड पूछ रहा है जिसका मिरर इमेज आपके उसी के साथ में दिया हो, यानी आपका रेसमी मिक्सचर कंपाउंड जो सॉल्यूशन रेसमी मिक्सचर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सीधा 25 ही डाउट में है। अच्छा बेटा पहला दूसरा कैसे किया जिसका 25 डाउट है, और 23 24 कैसे किया? सर स्पेसिफिक रोटेशन वाला फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, तो क्या निकला था आपसे, वैल्यू क्या सर आई थी? सर वैल्यू में कॉपी ढूंढनी पड़ेगी। इतने ऐसे कौन सी जगह कॉपी रख दी? सर वो पुरानी कॉपी थी, भर के ही कवर्ड में रख दी। नहीं बेटा संभाल के रखो, जब तक तैयारी चल रही संभाल के रखो। रिवीजन के टाइम पे यस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज किए जाते हैं। ठीक है, शीट के हो चाहे कहीं के भी हो, आप उसे स्टार मार्क करना। जब महीने 2 महीने बाद जब उठाना तब इसी शीट को देखना कौन सा क्वेश्चन आपने स्टार मार्क किया है, बस उसी क्वेश्चन को लगाना फिर आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो आप दोबारा पूरी शीट मत सॉल्व करना, ये रिवीजन करने का तरीका होता है। आंसर आता है पहले 23 वाले का -24 डिग्री। ठीक है, पहले कंसंट्रेशन आप निकालिए, कंसंट्रेशन कितना आएगा आपका। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या क्या कहा हुआ है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट is a flavor enhancer used in many food. Fast food often contains substantial amount of this. If 1 mole of above MSG placed in 845 ml, मतलब वॉल्यूम आपको दे दिया, पास थ्रू 200 mm ट्यूब, आपको ट्यूब की लेंथ दे दी, और द ऑब्जर्व रोटेशन वाज फाउंड टू बी। ठीक है, तो आपका 23 का आंसर आता है -24। आप में से किसी और से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है क्या? किसी और ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? चलो हरिदमन सिंह ने किया, और अभिषेक राजपूत। चलिए कुछ लोगों ने किया। देखिए आपसे क्वेश्चन में जो कहा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। आपसे कहा है कि 845 ml का सोल्यूशन है, यानी कंसंट्रेशन आप निकालेंगे तो आपको मास नहीं गिवन, दैट मींस आपका 1 मोल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ एमएसजी। तो 1 मोल का मतलब आपका जो कंपाउंड इसका वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 169 ग्राम अपॉन 845। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/5 ग्राम पर ml। आपकी कंसंट्रेशन की टर्म आ गई। आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा नॉट इक्वल टू थीटा अपॉन सीएल, ये आपका स्पेसिफिक रोटेशन है या फिर ऐसे अल्फा कह लो। ठीक है, यानी 9.6 अपॉन सॉरी अल्फा आपसे पूछा है थीटा बाई सीएल। ठीक है, दैट मींस आपका थीटा की वैल्यू कितनी गिवन ऑब्जर्व कितनी है 9.6, सीएल की वैल्यू 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2। आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका -24 डिग्री, क्योंकि आपको 9.6 प्लस के साथ गिवन है और माइनस में आपसे आंसर पूछा है। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ -msg, तो -24 डिग्री आंसर आता है। अब आपका जिसका 25th पार्ट था इसमें क्या हुआ है, इफ 33.8 ग्राम ऑफ प्लस msg put in 338 ml solution was mixed with 16.9 gram of minus msg put in 169 ml of solution and the final solution was passed through 400 mm tube, find out observed rotation of the final। ठीक है, चलिए बेटा आपने इसको अप्रोच कैसे किया था, जिसने पूछा है उसने क्या किया था इस क्वेश्चन में? सर पहले फर्स्ट पार्ट से स्पेसिफिक रोटेशन आ गई थी, फिर उसे हमने 24th वाले क्वेश्चन में यूज करके -msg की वो निकाल ली थी स्पेसिफिक रोटेशन। वो फिर तो फर्स्ट उसे पार्ट। मैंने इसमें 25th में यूज किया तो उससे आंसर नहीं आ रहा था मेरा। बेटा आंसर आपसे आपका तब आएगा जब आपको पता हो कि आपके क्वेश्चन में जो एक्सेस अमाउंट है वो किसकी वजह से आएगा। ठीक है, आपका रोटेशन किस अमाउंट की वजह से आएगा, आपको एक्सेस में पता होना चाहिए आपके कंपाउंड में क्या एक्सेस है
और ऑप्टिकल रोटेशन किसकी वजह से आ रहा है। आपसे कहा है प्लस 33.8 ग्राम ऑफ MSG was put in 338 ml solution was mixed with 16.9 gram of minus MSG put in 169 ml of solution। ठीक है, यानी 33.8 ग्राम में प्लस घुमाएगा, 16.9 ग्राम में माइनस घुमाएगा। तो पहले तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो आपका रोटेशन कंसंट्रेशन के काम आएगा। तो 33.8 में से 16.9 जो होगा वो कैंसिल आउट करने का काम आएगा। जैसे 33.8 कितना है पॉजिटिव वाला और 16.9 ग्राम कितना है नेगेटिव वाला। ठीक है, तो इसमें से कुछ अमाउंट तो आपस में रेसिमिक फॉर्म करेंगे। कितना फॉर्म होगा, अगर 16.9 माइनस है तो इसमें से भी 16.9 आपको प्लस में देना पड़ेगा। ठीक है, 16.9 अगर आपने प्लस में एक जगह दे दिया तो रेसिमिक हो गया, तो 16 दूना 32 से 38। ठीक है, यानी 16.9 अभी आपका पॉजिटिव के लिए बचा हुआ ये आपका ऑप्टिकल प्योरिटी है, जिसकी वजह से आपका रोटेशन आएगा। ठीक है, ये वो अमाउंट है जिसकी वजह से आपका कंपाउंड का रोटेशन आने वाला है। दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर तो प्लस में आएगा। तो सारे आपको ऑप्शन प्लस में ही दिए हुए हैं। अब कंसंट्रेशन की टर्म निकालो। कंसंट्रेशन क्या आएगा 16.9 ग्राम, जिसकी वजह से रोटेशन होना है उसकी कंसंट्रेशन हम लिखते हैं। ठीक है, तो 16.9 ग्राम टोटल सॉल्यूशन कितना है 338 ml प्लस 169 38 9 47 तो 57 यानी करीब आएगा 500 ml। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 16 48 3 9 27 48 50 यानी 1/30 ग्राम पर ml आया आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का। ठीक है, अब थीटा ऑब्जर्व जो क्या होता है, जितना आपका अल्फा स्पेसिफिक हो मल्टीप्लाई बाय c इंटू एल। स्पेसिफिक रोटेशन आपने कितना निकाला है 22.4, कितना निकाला है 24, मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन कितनी है 1/30, लेंथ कितनी है डेसीमीटर में रखनी है 400 mm है, यानी 4 आपका लेंथ है 4 डेसीमीटर। इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। यानी 48/15, 15 3 45, 15 दूना 30। ठीक है, 3.2 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब मैच द कॉलम में क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दो में जो डाउट पूछना है बोलिए। बेटा किसी कुछ नहीं पूछना 26 27 में। क्वेश्चन नंबर 28 26 का बी पार्ट इसने पूछा है 26 का बी पार्ट। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला भी मैं नहीं बताऊं क्या मुस्कान बेटा, फॉर्मूला भी मैं ही बताऊं क्या आपको? ये पूछना था कि बी पार्ट का जो आंसर है वो तो हाँ। क्यों आना चाहिए ना। क्या लिखा हुआ है? और सर इसमें मतलब कोई फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा। अच्छा, कोई फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, क्यों? ये वाले का आर आ रहा है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विद n कार्बन व्हेन n इज ऑड। ये सर इसका तो ये है। ये बेटा सही लिखा हुआ है। आपसे इसने पूछा नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो सर इसमें जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है इसमें n कायरल कार्बन एटम है, जहाँ पर n इवन होता है
उसमें आपने फॉर्मूला लिखवाया 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। उसमें मीजो कितने हैं? उसमें सर मीजो 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? 2 की पावर n माइनस 1। अब आपका आंसर क्या दे रखा है? ओके ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में कोई पार्ट किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। क्वेश्चन नंबर 28, नहीं पूछना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और 30। 29 में क्वेश्चन नंबर 29 और 30। डन। ठीक है बेटा, 30 का ई ऑप्शन बताइए पार्थ बेटा, आपने कैसे किया? अच्छा नहीं रिप्लाई है। चलिए ठीक है, सबसे हो गया 30। चलिए मेंस वाली एक्सरसाइज पे आते हैं। चलिए मेंस वाली ऑप्शन में आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्ट्रक्चर 1 to 4 रिलेशन बताना है। बेटा जिसको पूछना है इसमें बताओ कौन से ऑप्शन में डाउट है। सर थर्ड में। ओनली सेकंड एंड 4 आर कायरल। बेटा फोर्थ कैसे कायरल हो जाएगा? नहीं सर, वो जो स्ट्रक्चर्स बने हैं उनमें थर्ड में। थर्ड तो sp2 है, वो तो प्लेनर है, कंपाउंड है, ट्राइगोनल प्लेनर, वो तो कायरल तो कहीं से भी नहीं होने वाला। आंसर सेकंड दे रखा है। अरे नहीं, आपका कायरल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड नहीं है, फोर्थ है। फर्स्ट और सेकंड आंसर, ए आंसर है आपका। करेक्ट कर लो, ए आंसर है आपका इसका। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में क्वेश्चन नंबर 8, of the 5 isomeric hexane the isomers which can give 2 monochlorinated compound is। बेटा इसमें क्या पूछना है? इसमें पूछा है आपसे कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो 2 मोनोक्लोरोनेटेड प्रोडक्ट देगा, मतलब 2 टाइप के आपके पास हाइड्रोजन होना चाहिए बस। जिसका डाउट था वो पूछो क्या पूछना है, 8th वाले में क्या पूछना चाह रहा है वो। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जिसका डाउट था वो बोलो क्या पूछना चाह रहा है। जितिन शर्मा, क्या पूछना क्या चाह रहे हो बेटा? जो नहीं पूछना है। चलिए 11 to 15 में क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्या है
बेटा ये आपका आएगा एनोमर्स, आपका आगे आएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। जो ऐसा होता है जिसपे अटैक करने के बाद एक कंपाउंड में अल्फा आएगा, आपका आएगा एनोमर, पता चलेगा आपका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। यहाँ क्यों दे दिया पता नहीं, पॉली उसका बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। चलिए 15 से 20 में 20 से 25 21 21 और 25 इससे पूछा हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर C4H6। C4H6 आपने इसका DU निकाला? यस से निकाला था। कितना आया था? तो 2 आया था। तो इसके 5 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बन रहे हैं, लेकिन इसमें 4 दे रखा। अच्छा 5 बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं 5? चलिए बताइए साइक्लिक में क्या क्या 5 बने हैं? सर एक तो स्क्वायर बन जाएगा उसमें डबल बॉन्ड लगा के, और फिर सर उसके डायगोनली लगाकर। अच्छा मतलब एक में 2। हाँ ठीक है। यस सर। और सर फिर ठीक है। साइड प्रोपेन बना के उसकी एक साइड पर डबल बॉन्ड लगाकर। ये 5 पॉसिबल? यस सर। हाँ फिर 5 ही आंसर होंगे, तो छोड़ तो नहीं बोला है ना? नहीं ठीक है, फिर 5 पॉसिबल, 5 ही बनेंगे, फिर 5 कर लीजिए उसको। सर उसमें सिर्फ साइक्लिक पूछा हुआ है, बाईसाइक्लिक कहाँ पूछा है? बेटा साइक्लिक और बाईसाइक्लिक एक ही बात होती है। आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक भी साइक्लिक अगर आपका कंपाउंड आ जाता है तो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होता है। चलिए उसके बाद आपका 25 तक हो गया। चलिए 28 तक, लास्ट फाइनल तक कोई क्वेश्चन? just which will show the maximum in all content। बोलो क्या पूछना है इसमें, जिसका भी डाउट है आपके सर अकॉर्डिंग क्या? इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत, मतलब देखने में मेरे को। अच्छा हाँ सबसे पहले तो इनॉल की स्टेबिलिटी देखते हैं, अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो रहा हो तो चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, थोड़ा फील होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या है कि ऑप्शन देख के आंसर बनाए जाते हैं, आपको पहले से पता नहीं होता है क्या करना है, क्योंकि जनरली पेपर में आपसे वही पूछा जाता है जो आईटी ने कभी पूछा ना हो। देखिए पहला आपका है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसमें आराम से ये तो हमें पता है कि काफी अच्छा होता है। अब बात आते हैं दूसरे पे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। सॉरी तीसरा वाला है, दूसरा वाला तो छोड़ दिया मैंने, दूसरा वाले का कोई मतलब ही नहीं है। अब लास्ट तीसरे वाले बात आती है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि जो भी यहाँ हम जो कीटोइनॉल परसेंटेज देखते हैं, एक टर्म आती है ड्यूटेरियम एक्सचेंज की, ठीक है, कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज किसमें पॉसिबल है किसमें नहीं पॉसिबल है। ड्यूटेरियम एक्सचेंज की टर्म क्या होती है, जिसमें भी आपका टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होता है उसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज पॉसिबल होता है। होता है क्या एग्जैक्टली कि आपका यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये बाहर जाता है पहले तो, ठीक है, तो फ्री हुआ, तो थोड़ा साइड में बनाता हूं। अगर ये फ्री हुआ तो यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस और CH3, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन प्लस रिलीज हुआ इसके पास आ गया,
लेकिन इससे पहले एक और चीज पॉसिबिलिटी होती है आपके पास, इससे पहले एक और चीज पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये आपका रिवाइज करके यहाँ पे दोबारा आ जाए, क्योंकि ये टॉटोमेरिज्म क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर ये वापस आपके कंपाउंड में सेम बन जाता है, आपका कंपाउंड क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आपके सॉल्यूशन में ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की जगह, जो हाइड्रोजन हमने फ्री किया था, इसकी जगह अब ड्यूटेरियम आ जाता है। मतलब अगर आपके पास D+/D2O प्रेजेंट है तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज इसे कहते हैं, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CHD C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए आपका रिएक्शन फिजिबल क्यों हुआ, आखिर ड्यूटेरियम एक्सचेंज इसने किया क्यों? अच्छा खासा हाइड्रोजन के साथ पड़ा रहता, ड्यूटेरियम वाले सॉल्यूशन में डाला, या ड्यूटेरियम एक्सचेंज आखिर इसने किया क्यों? कोई रीजन बताएगा क्यों किया? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में क्या दिक्कत थी इसे? जिसको छोड़ा था उसी को दोबारा पकड़ लेता, मोर स्टेबल, परफेक्ट, सही बेटा। देखिए अभी आपका जब ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म स्टार्ट होगा तो हर मैकेनिज्म को फेवरेबल कंडीशन आपकी दो होती हैं। एक होती है बेटा एंथैल्पी, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ किसी हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे, उस प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होना बहुत जरूरी है। उसको दो चीजें आपके रन करेंगी, एक एंथैल्पी और एक एंट्रोपी। अगर एंथैल्पी फेवर करती है, फेवर करने का मतलब डेल्टा H लेस देन 0 है, ठीक है, तो एंट्रोपी के साथ आपको एडजस्ट हो सकता है करना पड़ जाए। आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा एक एक चीज, आपके पूरे मैकेनिज्म में काम आएगी, मैं बोलूंगा कई जगह तो आप रिलेट कर लीजिएगा, बाकी मैकेनिज्म थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा इसे। एंथैल्पी अगर आपका लेस देन 0 है मतलब ये नेगेटिव हो गया, एंट्रोपी आपका ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस ये ग्रेटर देन 0 का ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, आपकी स्पॉन्टेनियस हो गई। और हमारी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस ही होती है, चाहे हाई टेम्परेचर पे हो चाहे लो टेम्परेचर पे हो। अगर एंथैल्पी पॉजिटिव हुई तो एंट्रोपी उस रिएक्शन को फेवर करनी चाहिए, मतलब उसका एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर एंट्रोपी आपकी लेस देन 0 हुई तो यानी ये पॉजिटिव टर्म हो गई, तो एंथैल्पी आपको हाईली एक्सोथर्मिक होनी चाहिए ताकि डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है। इस केस में क्या हुआ कि आपकी एंट्रोपी जितनी थी उतनी ही कांस्टेंट है, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, बाद में भी वही मॉलिक्यूल है। यहाँ जो आपका D+1 ज्वाइन नहीं आया तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, H+ पूरा कर देगा, मतलब आपका एंट्रोपी तो 0 आया है। लेकिन एंथैल्पी क्या है कि CH बॉन्ड, एक CH बॉन्ड टूटा है और एक CD बॉन्ड जुड़ा है। CH और CD बॉन्ड में एनर्जी का डिफरेंस ऑलमोस्ट 7 टाइम्स का होता है। जितना CH बॉन्ड की एनर्जी स्ट्रेंथ होती है उसका 7 गुना होता है CD बॉन्ड की स्ट्रेंथ। इसका मतलब आपकी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, CD बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यानी एंथैल्पी क्या है आपकी लेस देन 0, इतनी लेस देन 0 है कि ये 0 है, ये लेस देन 0 यानी आपके रिएक्शन क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस हो गई, ठीक है, इसलिए रिएक्शन फेवर करेगा। तो आपसे जब पूछेगा क्वेश्चन में ड्यूटेरियम एक्सचेंज कौन कौन पॉसिबल है, कितने पॉसिबल है, तो इसमें 8 पॉसिबल है। जो भी टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा सब ड्यूटेरियम एक्सचेंज देंगे। अब आते हैं कि आपका देखिए यहाँ पे आपका एनायन बना है, ये एनायन आपके रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है टॉटोमेरिज्म में। जो यहाँ एनायन फॉर्मेशन हुआ है रेजोनेंस से दोनों साइड में स्टेबलाइज होगा। अब जहां ये एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करोगे आप, टॉटोमेरिज्म का रेट स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब ये एनायन डिक्रीज किस में होगा, इस केस में आपका प्लस एम इफेक्ट है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड O है वो प्रेजेंट नहीं है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, ये ऑक्सीजन वाला भी क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। दैट मीन्स ये एनायन की स्टेबिलिटी अगर यहाँ और यहाँ एनायन में सिर्फ इस ऑक्सीजन के साथ है, इधर वाले ऑक्सीजन के साथ में स्टेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। ये मैंने अभी इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैंने आपको रेजोनेंस नहीं पढ़ाया हुआ था कि क्रॉस कॉन्जुगेशन कैसे इफेक्ट डालता है, इसलिए मैंने नहीं बताया था, ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो, जो एनायन बना इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में है, यहाँ पे जो एनायन बना वो इसके साथ रेजोनेंस है। अब एक ही आदमी है, दो लोग पकड़ के खींचने वाले हैं। तो पहले तो क्या था कि ये पूरे एक हफ्ते इसके साथ रहता था, अब क्या हुआ कि तीन दिन इसके साथ रहता है, 4 दिन इसके साथ रहता है, मतलब इसकी डबल बॉन्ड की अवेलेबिलिटी कम हो गई, इसे हम कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो जब क्रॉस कॉन्जुगेशन हुआ तो एनायन अकेला इधर ही घूमेगा, इधर थोड़ा कम घूमेगा। इसमें क्या था 7 दिन इधर भी घूम रहा है, 7 दिन इधर भी घूम रहा है, मतलब एनायन को स्टेबल होने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ चांसेस है एज कम्पेयर टू इसके। अब इन दोनों में नंबर ऑफ चांसेस आपके सेम है। फिर बात आती है कि कौन अच्छा लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो NH2 आपका अच्छा लोन पेयर डोनेट कर रहा है एज कम्पेयर टू OC2H5 के। तो NH2 ज्यादा अच्छा डोनेट करेगा, इसका मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन ज्यादा करेगा। तो अगर एनायन को इधर कितने दिन आने को मिलेगा, फिर 3,
और इसके साथ कितने दिन रहेगा ये कॉन्जुगेशन में 4। इधर क्या होगा, इधर से 4 दिन के लिए रहेगा, इधर से 3 दिन के लिए रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपका ऑर्डर पूछेगा इसमें तो सबसे अच्छा टॉटर्मरिज्म ये शो करेगा, ठीक, दूसरे नंबर पे आपका ये वाला शो करेगा और तीसरे नंबर पे आपका ये वाला शो करेगा। अब आपको थोड़ा बहुत मैकेनिज्म आई थिंक क्लियर हुआ होगा एग्जैक्टली टॉटर्मरिज्म में क्या क्या चीजें देखते हैं। एक एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं अगर सिंपल एल्कीन का कंपैरिजन हो, और अगर सब एक जैसे ही आपको देखने में लग रहे हो तो ये एनायन जो फॉर्मेशन होता है इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। दो चीजें देखते हैं क्योंकि दोनों में जो कीटो इनॉल फॉर्मेशन है दोनों में आपका सेम बन रहा है। इसमें जो इनॉल बनेगा वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एल्कीन की स्टेबिलिटी देखोगे तो लगभग ऑलमोस्ट सब में सेम ही आएगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा सबका। तो सबसे पहला फैक्टर हम एनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि एनायन किसमें ज्यादा स्टेबल हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है। अगर सब में ऑलमोस्ट बराबर चल रहा हो फिर एल्कीन की स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारे फैक्टर एक साथ कंसीडर करते हैं। और जिसको मैकेनिज्म नहीं समझ में आए बस आप इतना समझो कि ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड जिसमें कम देर के लिए अवेलेबल रहेगा उसमें इनॉल बनने का परसेंटेज ही कम हो जाएगा। जब इनॉल बनने का परसेंटेज ही कम हो गया तो स्टेबिलिटी आप एल्कीन की कहाँ से देखोगे। ठीक है, वो तो बनने के बाद स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो ये दोनों बनने ही नहीं देंगे तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे एल्कीन की। चलिए 28 तक और कोई क्वेश्चन। सर स्टेरिक हिंड्रेंस बेटा अभी आपका SIR इफेक्ट आएगा, आपको कहीं किसी पर्टिकुलर इधर क्वेश्चन में मिला हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस में आएगा आगे वो। तो क्वेश्चन में है कौन 26 से वाले पार्ट में बेटा? 26 का सी। अरे वो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल आपस में लगाते हैं उसे स्टेरिक इंटरेक्शन कहते हैं। जो हम वॉन डेर वाल के साथ पढ़ रहे थे ना उसे कहते हैं स्टेरिक। 26 के अलावा किसका क्या डाउट था? 26 सी 28 28 में क्या पूछना है यार, ये सवाल यहाँ कैसे डाल दिया बेटा? बोलो 28 में क्या पूछना है? मेरिडोनियल, चिंता मत करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चलेगा, दुनिया भर का पढ़ेंगे हम इसमें। मेरिडोनियल ऑक्टाहेड्रल में बनता है, स्ट्रैप लाइनर में शेप में नहीं बनता। ठीक है, मतलब ये 4 वाले में नहीं बनता, 6 वाले में बनता है। इसमें 4 मोल 6 है। हाँ चलिए आएगा आपके, ये भी 6 वाला ही है, आएगा आपका आगे आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन का। यहाँ क्यों डाला पता नहीं, तो आइसोमर का मतलब है कि ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक डाल दो। चलिए अब आते हैं एडवांस वाले एक्सरसाइज पे आपके। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आप लोग को नहीं पढ़ाया, आगे पढ़ा देंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जीओसी में पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है दोनों। अब 1 से लेके 5 तक पूछिए क्या डाउट है, 1 to 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा पार्ट? बेटा डी ऑप्शन। मैं बोला एक्सेस ऑफ सिमेट्री में पढ़ा दूंगा, अभी अभी नहीं पढ़ाया मैंने, पढ़ा दूंगा जीओसी में आपको। द फोर्थ का सी, द कंपाउंड पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा आपको क्या लगता है होनी चाहिए सर। कैसे?
सर CH3 या फिर किसी को भी प्लेन में काट देंगे तो Cl हमारी साइड है और H पीछे है, दोनों में यही बेटा आपको आएगा। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ये ऊपर की तरफ एक का वाई ऊपर है, CH3 नीचे है, और दूसरे का वाई का मुंह नीचे है और CH3 ऊपर है, ऐसा स्ट्रक्चर है। आप समझिए शॉहर्स प्रोजेक्शन है, या फिर ऐसे कह लीजिए वेस्ट डैश टाइप का प्रोजेक्शन है शॉहर्स में रिलेटेड। वेस्ट डैश प्रोजेक्शन है, आपको जैसा दिख रहा है वैसा एग्जैक्टली है नहीं। थोड़ा सा आपको मैं क्लियर दिखाता हूँ। देखिए आपको वाई बनता है जो, वो इस टाइप से एक है जो पहला वाला लिखा हुआ है, और जब दूसरे वाले की बात करोगे तो उसका वाई ऐसे है। समझ में आया? यस सर। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करोगे? यहाँ इसमें पे ये रहा आपका डार्क लाइन वाला, ये रहा वेज वाला, ये डैश वाला हो गया। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आपका डार्क वाला हो गया और ये आपका डैश वाला हो गया। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे? ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 10 तक कोई कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक 16 तक पूछ लीजिए, आपको कोई डाउट है? क्वेश्चन 15 16 जो भी है आपको पूछिए। एडवांस वाले में आपको कोई डाउट नहीं है? आप बोलते थे आप, अच्छे हो आप लोग तो। क्वेश्चन नंबर 6 समझ नहीं आया बेटा? जिसको 6 समझ में नहीं आया अपना माइक अनम्यूट करो। यस सर। अब बताओ क्या नहीं समझ में आया? सर मतलब ट्राई किया था, आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें स्टीरियो सेंटर कितने हैं? सर सिस्ट्रांस बना के देखे थे, मतलब ट्राई किए थे। आप सिंपली बताओ स्टीरियो सेंटर कितने हैं? स्टीरियो सेंटर सर एक डबल पॉइंट वाला। अच्छा, क्यों पैरेलल वाला स्टीरियो सेंटर नहीं होता है? वो था। होता है। अच्छा, तो आप अब बताओ टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हुए? सर 3। 3। और एंड आपका सेम है? नहीं, एक पे CH3X है और CH3 अरे एक्स नहीं है, वो कंपाउंड एक्स लिखा हुआ है, वो एक्स इसके साथ नहीं लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ सर ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ। चलिए अब यस आप में सर। से, हाँ जी, हो गया, कंप्लीट हो गया सबका? अब किसी कुछ नहीं पूछना है? क्वेश्चन 15 तो पूछ लिया ध्रुव जैन ने। अब आप में से ये बताइए क्वेश्चन नंबर 15 किससे हो गया है? सिर्फ एक बच्चे ने पूछा, ध्रुव जैन ने, बाकी बताइए किससे हो गया अब? चलिए बेटा, 6 सारा आंसर तो सेम ही नहीं है, आंसर सही दे रखे हैं। दो लोग का चलिए नाम आया जिन्होंने 15 ट्राई किया, बाकी लोगों ने बाकी लोगों में किससे हो गया क्वेश्चन नंबर 15? रिप्लाई कीजिए।
किसी से नहीं हुआ है। फिर आपने सवाल क्यों नहीं पूछा क्वेश्चन नंबर 15? चलिए 15 से ये बताइए क्वेश्चन नंबर 14 किसका किसका हो गया? रामकुल यादव आपसे हो गया, बताइए कैसे आया? क्वेश्चन सर स्टीरियो सेंटर देख लेंगे हम। कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं? सर एक जहाँ CH3 लगा है बात, और एक सर 2 है। तो आंसर क्या आना चाहिए? जिसमें सर 2 ही ऑप्टिकली एक्टिव है। आपसे तो स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है ना, उसने थोड़ी कहा ऑप्टिकल एक्टिव बताने हैं। ध्रुव आपसे हो गया था क्वेश्चन ये? सर इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2 स्टीरियो सेंटर हैं तो हमारे पास 4 बनने चाहिए, पर हाँ, जो 2 है, 2 जो होंगे उसमें अगर हम घुमाएंगे तो ऊपर की चेन में थोड़ा स्ट्रेस सा बन जाएगा, इसलिए नहीं काउंट करेंगे। क्या लेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा? सर जैसे 2 के अबाउट अगर कुछ भी रोटेशन वगैरह कुछ करेंगे तो जो ऊपर करके हमारी जो वर्किंग चेन बनी हुई है हम्म, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाएगा, इसलिए। ठीक है। कौशल है क्या क्लास में? कौशल? यस सर। हाँ है आप। बताइए, अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का आंसर दीजिए। सर नहीं हुए सर ये वाले। पूछा क्यों नहीं? सर मैंने नहीं पूछा सर। अरे पूछा क्यों नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर ये लास्ट वाला अटेम्प्ट नहीं करा है सर अभी, एडवांस वाला क्या? अटेम्प्ट नहीं करा सर ये पूरा। वही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं अटेम्प्ट किया? कब का दिया हुआ होमवर्क है ये? एक और है, एक लोग का मैं नाम बोल रहा हूँ, उससे पूछना था कि उन्होंने किया कि नहीं। वो जिस बच्चे ने भी बिल्कुल नया एडमिशन लिया था सॉलिड स्टेट वाले टाइम पे, वो बच्चा कौन है, एक बार बताए अपना। आप में से न्यू एडमिशन किसने किसने लिया है, अपना अपना नाम बताइए। सर लवकुश गुर्जर। अच्छा, आप और उसके अलावा? सर गौरांग गौतम। गौरांग गौतम आपने। और मथुरा सेंटर पे और किसने इस साल न्यू एडमिशन लिया था? यही गौरांग अभी सर, और कोई नहीं। देवांश तोमर है। अच्छा, देवाश तोमर, ठीक है। देवांश तोमर, आपने माइक अनम्यूट कीजिए। यस सर। आप ही को खोज रहा था। अभी आप कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 14 15 बताइए कैसे किया है? इस सब मैंने अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं सर ये वाले। क्यों नहीं किया? सर एक तो जब जब चल रहा था तब मेरे कॉन्सेप्ट छूट गए थे, बीच में हैंग हो रहा था फोन, तो फिर वो मैंने कॉन्सेप्ट कवर किया। और अभी कुछ टाइम से होमवर्क का थोड़ा बैकलॉग चल रहा है मेरा, उसे निपटा रहा हूँ धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा सबसे कर रहा हूँ। अभी तो आप लोग को वैसे भी होमवर्क बहुत कम मिल रहा है। पहले का रह गया सर। शुक्र मनाओ अभी आप लोग क्लास में नहीं हो, ऑनलाइन में हो। चलिए, जिस बच्चे ने कौशल ने आई थिंक ध्रुव ने जो 14 का आंसर दिया था वो सही दिया था कि आप उसका अगर मिरर इमेज बना के न्यूमेरिक फॉर्म बनाओगे तो स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है, इसलिए हर एक कार्यल सेंटर पे सिर्फ एक ही कंपाउंड पॉसिबल होता है, स्टीरियोसोमर। ठीक है, या तो आर होगा या तो एस होगा, जो भी पॉसिबल है। दोनों जगह पे दोनों कार्यल सेंटर पे आके एक एक पॉसिबल होंगे तो टोटल 2 आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कहा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ आपको ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं। ठीक है, आपके से दो बॉन्ड है, वेरिएबल है। वेरिएबल होने का मतलब है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं। कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं होने का मतलब है आप इसे फ्रंट और बैक कहीं पे भी दिखा सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। अब जैसे ही आप फ्रंट बैक करोगे उस कंपाउंड को, आपके नंबर ऑफ आइसोमर्स बदल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे चेंज होगा, किस वैल्यू तक चेंज होंगे वो देखते हैं। देखिए ये वाला कंपाउंड तो आपका फिक्स है, यहाँ पे OH लग रहा है फ्रंट में, इस पॉइंट पे OH लगा है फ्रंट में। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे आपका एक कार्बन लगा हुआ है, फिर एक डबल बॉन्डेड एट मॉलिक्यूल है। इसके बाद 3 पहाड़ है यहाँ पे, 1 2 3। दूसरे वाले पे आपके OH लग रहा है, यहाँ पे आपके OH लगा हुआ है। ठीक है, एक आपका वेरिएबल है, फिर आपका डबल बॉन्ड है, फिर से हमने किया, फिर एक आपका वेरिएबल है, यहाँ OH वेरिएबल है। डन। ठीक है, अब हम चीजों को बदल बदल कर देखेंगे किसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन आपको आंसर सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव वाले ही देने। डन। चलिए, अगर मैंने इसको फ्रंट किया, और इसको भी फ्रंट कर दिया, अब बताइए आपका एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? बताइए, आंसर बताइए। इनएक्टिव है। ठीक है, चलिए इसको फ्रंट, मतलब F और F में क्या आ रहा है, इनएक्टिव आ रहा है, तो इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब इसको मैंने बैक पे कर दिया, अब आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अब आपका अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये आपका देखिए क्या पॉइंट बना हुआ है, ये आपका ट्रांस है और ये भी आपका ट्रांस है, तो ये आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब जब आप इसको एक बार सिस बनाएंगे इसी सेम कंपाउंड के साथ में, ठीक है, अभी तो क्या है ट्रांसफॉर्म में, जब आप इसका एक सिस फॉर्म बनाएंगे तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मतलब एक आपने क्या किया, बैक किया, दूसरा क्या किया, फ्रंट किया है, ये आपका एक्टिव आया। अब कितने आए टोटल आइसोमर्स? 2 आए हैं। सर ये फिर से बता दीजिए। देखिए हमने इस वाले को बैक कर दिया, इसको फ्रंट में ही रखा है। ठीक है, अगर इसको बैक किया है, इसको फ्रंट में रखा है, तो ये आपका ट्रांस है, ये भी आपका ट्रांस है, ये आपका पर्टिकुलरली एक ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अभी तो ये आपका क्या है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ये अभी ट्रांस में है। अगर मैं इसको सिस कर दूं ऊपर वाले को, ऊपर वाला सिस कैसे पॉसिबल है? देखिए जो आपका भी फ्रंट में चल रहा है उसको फ्रंट में ही रहने दीजिए, यहाँ पे जो OH है उसको OH ही बना रहने दो, यहाँ पे जो OH है इसको भी OH बना रहने दो। जो फ्रंट में है, देखिए सिस और ट्रांस का मतलब क्या होता है कि आपके जो इधर के साइड से फ्रंट में आ जाए और ये आपका जो डबल बॉन्ड है ये आपका सेम साइड हो जाए, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, तो अगर ऊपर वाला ट्रांस है, नीचे वाला मैंने बैक पे रखा है, ये एक्टिव हो गया। इस ट्रांस को मैंने सिस किया, तब भी इसको बैक पे रखा है, तब भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ। तो टोटल कितने पॉसिबल होंगे आपके? 2। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आते हैं कि आपका एक बैक लिया है, ठीक है, अब इसको दोबारा से फ्रंट कर दिया और OH को बैक कर दिया, तभी आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसको मैंने क्या किया, फ्रंट कर दिया।
और इसको क्या किया मैंने, बैक में कर दिया। आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक बार इस पर्टिकुलर ट्रांस के लिए ऑप्टिकली एक्टिव है और एक बार इस पर्टिकुलर सिस के लिए ऑप्टिकली एक्टिव है। तो एक्टिव में टोटल कितने आएंगे आपके पास, 2। ठीक है, सेम इसी टाइप से आपका बैक और बैक लिया है, इसमें आपके पास सेम ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें कितने आएंगे, 2। अब 6 तक तो आपने जोड़ लिया। बेटा इन तीनों पार्ट में किसी को कोई डाउट है? इन तीनों पार्ट में किसी को भी कोई डाउट है क्या? बेटा सिस ट्रांस में आपको क्या डाउट है? अभी जो हाइड्रोजन से बैक साइड में ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ है, तो आप चेन नीचे से भी तो स्टार्ट कर सकते हो ना। आपके पास कोई कंपाउंड इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे स्टार्ट किया है, मैं इसकी जगह ऐसे भी तो स्टार्ट कर सकता हूँ ना। इसका डिफरेंस क्या है? जब sp3 कॉम्बिनेशन देखिएगा इसका हाँ बताओ बेटा, क्या समझ में नहीं आया? सर ये ज्योमेट्री समझ नहीं आ रही है, मतलब ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है। अच्छा ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, चलिए एक बात समझिए। आप सिंपल ऐसे समझिए कि अगर आपके पास ये कंपाउंड बना है, ठीक है, ये कंपाउंड अगर मान लीजिए सिर्फ फ्रंट के साथ बना, आप सिस ट्रांस में बच जाइए। आप सिंपल आपको इनैंशियोमर से रिलेट करके बताता हूं। देखिए अगर आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना है तो इनैंशियोमर्स में बनेगा, तो पेयर कितने होंगे, 2। अब आप समझ गए, अगर कोई कंपाउंड कायरल होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो टोटल पेयर कितने बनाता है, 2। एक वो कंपाउंड, एक उसका मिरर इमेज। यस सर। ठीक है, अब चलिए ठीक है, दूसरे वाले में एक्टिव क्या बनाया, 2। तीसरे वाला भी एक्टिव है तो इसमें भी क्या बना, 2। यहां तक 3 आपके क्लियर हो गए। बात अभी मुझे फिर से ट्रांस पे आना पड़ेगा, नहीं तो 7 नहीं काउंट होंगे आपके, इसलिए मैं पहले से बता रहा था उसे। अब आपको ये समझ में आया ना बाकी 3? चलिए यस सर। अब मैं दोबारा से इसको फिर से इस ट्रांस से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक आपको इनएक्टिव दिख गया, लेकिन दूसरा एक्टिव तभी दिखेगा जब आप इसको ट्रांस करोगे। अब ध्यान से समझिएगा हुआ क्या है। जब हमने सबको डार्क कर दिया था, ये भी डार्क था हमारा और ये भी हमारा डार्क था, ठीक है, तो हमें ये क्या दिख रहा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ऐसे बीच से प्लेन पास करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। डन। अब देखिए हुआ क्या है कि अभी जो आपका ये फ्रंट में है, इसके जस्ट पीछे आपका हाइड्रोजन होगा। अभी क्या किया है हमने, इस जो सिस बना है यहाँ डबल बॉन्ड के क्रॉस में, इसको हमने ट्रांस कर दिया। ट्रांस कैसे किया? अभी देखिए ये बॉन्ड आपका नीचे, इस बॉन्ड को भी हमने नीचे बना दिया, यहाँ से डबल बॉन्ड। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ जो भी लगा हुआ मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या लग रहा है हमारे, शायद OH लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांस है और ये आपका सिस है। तो जैसे ही हमने इसको स्विच किया, तो जो आपका फ्रंट इनएक्टिव था, तो एक तो इनएक्टिव आता है, लेकिन सिस ट्रांस वाले में एक क्या आता है, ऑप्टिकली एक्टिव आता है। यानी फ्रंट वाले में एक आपका कंपाउंड क्या आता है, एक्टिव आता है। कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? अब मैं कॉम्बिनेशन लिख दे रहा हूं, हम सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन को बदलेंगे, इसको नहीं बदलेंगे, एक को बदलेंगे, क्योंकि आप दूसरा बदलोगे तो अपने आप सेम बन जाएगा। देखिए फ्रंट में मैं ऊपर वाले की बात लिख रहा हूं, अगर ऊपर वाला ट्रांस रहा, नीचे वाला भी ट्रांस रहा, तो क्या बनेगा, इनएक्टिव। अगर ऊपर वाला सिस रहा, नीचे वाला ट्रांस रहा, तो क्या हुआ, एक्टिव। पहला कंप्लीट हो गया। दूसरे के साथ आते हैं, अगर ऊपर वाला ट्रांस, नीचे वाला भी ट्रांस, तब भी ऊपर वाला सिस, नीचे वाला सिस, तो भी क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। ऐसे बाकी के साथ भी आपके 3 के साथ है। अब एक चीज और समझिएगा कि हमने नीचे वाला क्यों नहीं बदला भाई। अगर हम टीटी और सीटी कर रहे हैं, तो ये तो हम उल्टा भी कर सकते हैं। तो बेटा आपका देखो ये मॉलिक्यूल एकदम सिमेट्रिकल है। अगर ये सीटी करने पे और टीटी करने पे जो आ रहा है, अगर आप इसको सी कर दोगे, उसको टी कर दोगे, तो सेम कंपाउंड आपका दोबारा वही सेम चीज आएगा, रिपीटेड स्ट्रक्चर आएगा।
इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम एक से ही डिसाइड कर ले रहे हैं। ये बिल्कुल आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड है। देखिए मैंने क्या कहा कि हम सिर्फ ऊपर वाले को बदल रहे हैं, नीचे वाले को नहीं बदल रहे हैं। सिर्फ अगर नीचे वाले को भी अगर आपने बदल दिया तो ये सिस हो गया, ये भी सिस हो गया, तो आपका मिरर इमेज एग्जैक्टली नहीं आ गया। ठीक है, आप चाहो तो बदल करके देख लेना कि इसको एक बार ट्रांस लिया, इसको भी ट्रांस ले लिया, इसको ट्रांस लिया, इसको सिस लिया, इसको सिस लिया, इसको ट्रांस, और एक आपका सिस। चार कॉम्बिनेशन एक साथ रफ कॉपी में बना के देखना उसमें कौन कौन से एक्टिव आ रहे हैं। तो आपको दो एक्टिव मिलेंगे, एक टीटी वाले और एक सीटी वाले। ठीक है, आप चारों कॉम्बिनेशन बना करके कॉपी में चेक कर लीजिएगा। हर एक स्ट्रक्चर के आपके 4-4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो टोटल स्ट्रक्चर टोटल पॉसिबल होता है ऑलमोस्ट 15-20 के लगभग पॉसिबल होते हैं। ठीक है, आपको हर एक स्ट्रक्चर बना के क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सर इसमें रिंग के अंदर नहीं देखेंगे? बेटा रिंग की पोजीशन फिक्स हो गई है और ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है आपसे, तो रिंग के अंदर तो वैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा पार्ट पूछना है? आप लोग को मैंने न्यूमैन से फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सिखा दिया है ना? यस सर। ठीक है, सॉहर्ट्ज का भी देख लीजिए कैसे ड्रॉ करते हैं। बाकी लोग कुछ लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता उसको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। फिर आपका जीओसी थोड़ा आज स्टार्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में सब्जेक्टिव वाला या फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। सब्जेक्टिव वाले में आपके देखिए नंबर ऑफ जितने प्रोडक्ट बनाने वाले हैं बेटा आप खुद ट्राई कर लेना, मैं बोर हो जाता हूँ उसमें। और या फिर जो नहीं बनेगा आप मुझे पहले से टेक्स्ट कर देना, मैं बना के देख लूंगा। क्या था? हाँ, 100 हॉर्स वाले में आपको ऐसे अगर वाई मैप बना, वाई की टाइप कैसे बना के दे रखा हो, ठीक है, अगर ऐसे बना हुआ है तो फिशर कैसे बनाना है कि आपका ये मान लीजिए CS3 है, ये H है, ये D है, ये Cl है, ये F है, ये ET है। कुछ नहीं करो, इस टांग को इधर खींचो, इस टांग को इधर खींचो और फिशर प्रोजेक्शन आपका ड्रॉ हो। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी डीपी सर। हाँ जी सर। तो इनका जो आइसोमेम का सेट का क्या कंप्लीट डिस्कशन हो गया क्या? सर बस हाँ आज कंप्लीट हो गया है, सब्जेक्टिव वाले बाकी है, बाकी हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो फिर अगला लेक्चर से जीओसी स्टार्ट करेंगे हम, ऐसा है ना? हाँ सर। ठीक है जी भैया। तो आज कंप्लीट हो जाएगा इनका डिस्कशन ना? हाँ सर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी एक बार आप है ना एक अनाउंस कर देना, मैंने बच्चों से वैसे कल बात कर ली थी, अभी भी मैं कर रहा हूँ तो सभी लोग सुन ही रहे हैं। कल थर्सडे से इन लोगों का है ना होमवर्क और कुछ है ना हम लोग आईपीएन देखना स्टार्ट करेंगे, ये लोग घर पे कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो रैंडमली कोई भी 5 बच्चे आप अपनी तरफ से इनको अनाउंस कर देना। ठीक है, जिनका होमवर्क चेक होगा। ऐसे चाहे आप कहो तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन आप कर देना अपने सब्जेक्ट में। मैं भी क्लास में खुद हूँ तो मैं देख लूंगा कि किसने, और वो है ना अपना है ना होमवर्क देखेंगे। बाकी परसों मैंने इनको टारगेट आईपीएन का दे रखा है, वो तो मैं देखूंगा ही देखूंगा। तो इससे आपको थोड़ा ये आइडिया लग जाएगा कि जब डाउट भी पूछ रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो घर पे कुछ कर भी रहे हैं या फिर वैसे ही चीजें सिर्फ रैंडमली चल रही हैं। ठीक है, तो सर मुझे पहले से मेंशन करना है कि इन बच्चों का होमवर्क चेक होगा या फिर बाद हाँ में? मतलब आप सिर्फ अभी ना, जैसे अभी ग्रुप में जो भी लोग हैं उनमें से कोई भी 5 लोग को आप देख लेना, और जब भी आपकी क्लास हो ना तो 5 लोग ऐसे नाम लिख दो, हाँ बेटा चलो तुम दिखाओ जरा, आज ग्रुप में भेज देना तुम अपना, तो मैं भी चेक कर लूंगा, आप भी चेक कर लीजिएगा, थोड़ा
इससे पता लग जाएगा कि ये लोग कर भी रहे हैं। तो डेली बेसिस पे जब भी आपकी क्लास होगी तो 5 बच्चे कोई भी लास्ट में 2-3 मिनट के लिए कि तुमने किया होगा ना बेटा, सीट तो कर ही ली होगी, चलो आप एडवांस का ये वाला भेजना, आपने ये अटेम्प्ट क्वेश्चन कर लिए, आप एडवांस भेज देना, आप मेंस के यहाँ से यहाँ तक भेजना, या सीट के ये क्वेश्चन भेज देना, जिससे पता लग जाएगा कि वो लोग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है ना? ओके ओके। ठीक है। इसको आपको फिशर पे कैसे ड्रॉ करना है, ये ईटी वाला ऊपर ओपन कीजिए और CS3 वाला नीचे, ईटी ऊपर रख दीजिए, CS3 इधर रख दीजिए। सीएल के साथ में क्या है इस डायरेक्शन में डी, यानी सीएल के साथ क्या रख दिया डी, एफ के साथ इधर सेम डायरेक्शन में क्या है एच, तो एफ के साथ क्या रख दिया एच। लेकिन दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, शॉर्ट से हम इसमें तभी करेंगे अगर आपका ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। तो क्या करना है, पहले इसको 180 रोटेट करके इस टाइप से लाना, 2 उल्टे वाई बनाने आपको, ठीक है, तब स्टार्ट करना फिर आगे से। और जैसे न्यूमैन में क्या करते थे, गॉस फॉर्म अगर दिया होता तो पहले इसको एक्लिप्स में कन्वर्ट करते थे फिर ओपन करते थे। तो आप ओपन करके स्ट्रक्चर बना के देख लेना, आपको क्लियर पता चल जाएगा। सर हाँ जी, सर अगर इसमें 60 डिग्री भी अगर घुमाना हो सीधा वाई लाने के लिए तो भी सेम ही आएगा? हाँ सेम आएगा। बस जैसे हम न्यूमैन में करते हैं कि सिंगल स्विच पे एनशूमर बन जाता है। न्यूमैन में, ओ सॉरी, फिशर में। हाँ फिशर में बनता है बेटा, ये कन्फर्मेशन आइसोमर्स है ना, इनको रोटेट करो, मॉलिक्यूल आपका सेम चलता रहता है। ओके ठीक है, आप 60 डिग्री भी रोटेट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रोजेक्शन जो एग्जैक्टली आना होगा ना उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे वही आएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए अब आपका शायद सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब आज स्टार्ट करते हैं आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी। सर उसमें अभी आप, हाँ बोलो। सर नोट कर लो। हाँ कर लो। सर टेस्ट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? आपका टेस्ट कब हुआ था? यस सर, सर टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करा दो। अच्छा इसी वीक हुआ था क्या टेस्ट कोई? यस सर। अच्छा हाँ मैंने क्लास ली थी, हाँ ठीक है मुझे याद आया। अच्छा तो फिर नंबर मार्क्स किससे कितने, 85 से ऊपर कोई है क्या? अच्छा नहीं हो कोई भी? चलो पूछो, तो टेस्ट के क्वेश्चन पूछ लो आपने। चलिए बताइए, टेस्ट का क्वेश्चन पूछिए, कौन सा क्वेश्चन पूछना है आपको? सर हाँ जी, सर ये जो एडवांस में 12th क्वेश्चन है सर, उसमें सी का तो आइडेंटिकल आ रहा है। एक मिनट रुकिए मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस सी, एम और पी ओ एच अगर इधर का ZLH बट आइडेंटिकल कहाँ आ रहा है? मिरर इमेज आ रहा है ना आई थिंक। एक बार मैं ड्रॉ करके देखता हूँ 12th वाले को। सर 180 डिग्री रोटेशन था सर। हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए बताइए बेटा टेस्ट का कौन सा क्वेश्चन पूछना है?
मेरे पास टेस्ट पेपर नहीं है। एक मिनट रुकिए, फिर मुझे लैपटॉप चालू करना पड़ेगा। आप ऐसे ही क्वेश्चन बोल दो ना, कौन कौन सा 25 से लेके 40 तक में एक एक बच्चे क्वेश्चन बोल दो। 35 हाँ 25 क्वेश्चन क्या था? सर 35 हाँ 35 एक बार क्वेश्चन रीड कर दो ना आप। सर 27 भी बता देना। एक मिनट रुकिए, फिर मुझे लैपटॉप चालू करने दीजिए। हाँ आई थिंक वॉइस मेरी क्लियर आ रही होगी आपको। मेरे फोन में खुला है, फोन में है। मैं वो बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछना है? 21 से 26 से लेके 27 का बी और सी पार्ट बता दो। बी और सी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कंपाउंड आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स? बेटा इसमें बी और सी में क्या पूछना है? सर सी पार्ट में सिर्फ सी ओ एच को उधर ही तो ले गए हैं बस। इसमें फंक्शनल को मतलब पोजीशन भी तो होना चाहिए सी पार्ट में। अच्छा, किसकी पोजीशन बदली है? पोजीशन किसकी बदली है? सी ओ एच को मिथाइल के साथ मतलब सी एच थ्री सी ओ एच को ले गए हैं उधर। अच्छा, उसकी नाम लिखना है, क्या आएगा आईपीएससी नेम में? नाम बताओ बेटा, आईपीएससी नेम क्या आएगा? इसका आएगा पहले का प्रोपोनोइक एसिड। अच्छा बेटा, मुर्गा बना के मारूंगा, ध्यान रखना अगर प्रोपेनोइक एसिड बता दी अगली बार तो। कार्बन कितने हो रहे हैं टोटल? तीन। अभी भी 3 काउंट कर रहा है गधा। क्यों कार सीडब्ल्यू से कार्बन नहीं काउंट करोगे? पर वो तो फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा ना। तुम्हारा नाम बताया, तुम्हारा नाम मैं अलग से लिख करके लेके आऊंगा डायरी में। बेटा सीडब्ल्यूएच का कार्बन अगर काउंट होता है तब ओइक एसिड लिखते हैं, और नहीं काउंट होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं नाम में। ओ सॉरी सर। अब बताओ सी वाले ऑप्शन का नाम क्या आएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ ब्यूटेनोइक एसिड। और जो दूसरा लिखा उसका नाम क्या आएगा? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो चेन आइसोमर नहीं हो गया? यस सर। सो चलिए, और 27 और कोई पार्ट था? अब 27 का शायद भी। चलिए बताइए, 29 30 तक किसी और को कुछ पूछना था? बेटा वॉइस से पूछ लेना, मेरा वीडियो ऑफ है अभी, वीडियो स्टॉप है। 30? सर 28। 28 और 30। 28 अभी तो कुछ दिन पहले क्लास में डिस्कस किया था, आई थिंक मैंने ग्रुप में भेजा था। सर इसमें सी और बी वाले ऑप्शन में डाउट है। सी और बी वाले ऑप्शन में which are pair compounds are functional isomers? ओहो। सी ऑप्शन और बी ऑप्शन। सी वाला तो है फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। और बी वाला भी है, वो एस्टर की जगह ईथर हो गया। उसमें गलत बना दिया उन्होंने बी वाले में। बी और सी दोनों ही आंसर आएगा। आंसर सर क्या दिया? हाँ सर को बी दिया हुआ टॉटोमर है। नहीं कह सकते। किसको?
सी को, ए को, सी सी। सी को टॉटोमर। बेटा टॉटोमर कहाँ, उसमें इनॉल की बेटा एल्कीन भी तो बनना चाहिए, तब तो टॉटोमर कहोगे। कहीं सी डबल बॉन्ड सी बन रहा है क्या? नहीं, जैसे बी और सी दोनों ही होना चाहिए आपका। गलत उन्होंने बना दिया गलती से शायद, वो डबल बॉन्ड ओ या फिर ओ को इधर थोड़ा सा करना था शेफ्टर ने, मतलब एस्टर वाला एग्जाम्पल बनाना था, गलती से गलत बन गया। चलिए 28 के बाद 30, विच आर द फॉलोइंग एग्जिबिट्स टॉटोमेरिज्म। बताइए जिसका डाउट था बोलो बेटा, क्या पूछना है इसमें? कहाँ गया, किसका डाउट था? हाँ जी बताओ। सर आंसर नहीं निकल रहा। आपको एन डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है कहीं? किसी भी स्ट्रक्चर में एन डबल बॉन्ड ओ बन रहा है? सर अच्छे से देख। आप एन डबल बॉन्ड ओ देखो, उसके साथ जो कार्बन लगा है उस पर हाइड्रोजन देखो। कोई भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जस्ट बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन आना चाहिए डबल बॉन्ड के थ्रू, वो आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा। चलिए 30 का वैसे मैं अभी डिस्कस कर दूंगा थोड़ा सा और डिटेल में, इसके बाद बताइए 30 के बाद, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 35। the total number of secondary alcohols including stereoisomers possible having the molecular formula सर क्या हुआ टिप्पी सर, कहाँ गई? हेलो।
हाँ जी चलिए आ गए हम। ठीक है आपके क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। वो बीच में से अपने आप डिस्कनेक्ट होकर के एग्जिट हो गया था। आवाज सबको मेरी क्लियर आ रही है ना? यस सर। ठीक है आपको उस क्वेश्चन का वो क्वेश्चन कहाँ गया? हम लोग कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे? 35। 35। हाँ 35 क्या था? टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल्स इंक्लूडिंग स्टीरियो एज पॉसिबल हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। ठीक है C5H12O। C5H12 वो आपको अगर गिवन है कंपाउंड में तो सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब होता है कि 2 डिग्री कार्बन से कितने अल्कोहल पॉसिबल है। ये आपका C5H12 हो गया 5 × 10⁻²। एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, ये कायरल है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर से पूछेगा तब देखेंगे उसको। ठीक है एक आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है इसमें कायरल कौन सा हो रहा है? ये आपका कायरल हो गया। इसके अलावा कोई पॉसिबल बन रहा है क्या 2 डिग्री अल्कोहल? इसके अलावा कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर 2 डिग्री अल्कोहल का? नहीं सर बस यही बन रहे थे। तो टोटल 5 आ रहे हैं। आपको आंसर कितना गिवन है? पांच गिवन है फिर ठीक है सही है। तो ठीक है सर चलो 32 भी बता दो। हाँ 32 भी बता देता हूँ एक बार। हाँ 32 में क्या था? Which of the following compound will have the least percentage of phenol content at equilibrium condition of the at the same temperature? बेटा इसमें स्टेबल एल्कीन आपकी सबसे ज्यादा किसमें बनी है? इसका डी आंसर नहीं गिवन है क्या? अच्छा लीस्ट परसेंटेज पूछा है ना, सॉरी सॉरी लीस्ट परसेंटेज पूछा है। लीस्ट 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 ठीक है तो आपका इसका ए आंसर गिवन होगा। सर सी गिवन है इसका। 32 which of the following compound will have the least percentage of phenol content at equilibrium condition at the same temperature? बना के देख लेते हैं ना ए सी में से क्या आएगा। एक डबल बॉन्ड ओ आपका यहाँ पे है, दूसरा डबल बॉन्ड ओ आपका इस पॉइंट पे है, और एक डबल बॉन्ड ओ आपका यहाँ पर है और एक डबल बॉन्ड ओ इस पॉइंट पे है। ठीक है कीटोइनॉल अगर आप बनाएंगे तो यहाँ से H घूमेगा ये भी, दूसरा H यहाँ से अगर आप भेजेंगे तो यहाँ गया। हाँ ठीक है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस है और इसका कंपाउंड क्या है OH। इसका क्या बना फर्स्ट वाले में आपका स्टेबल है, फर्स्ट वाले में बढ़िया वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है दोनों OH के बीच में, दूसरे वाले में नहीं हो रही है। एक और चीज बनती है अगर एक ही को बनाए तो डबल बॉन्ड यहाँ OH है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, और इसमें अगर बनाते हैं तो यहाँ OH है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O है। ठीक है आपके फर्स्ट वाले केस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दूसरे वाले में नहीं हो रही है। हाँ ठीक है सी आंसर है। फर्स्ट वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है।
सर बी एंड सी में कैसे डिफर करेंगे? बेटा बी और सी में भी आप ऐसे, बी में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी है, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी। इसमें बी और सी में या बी और डी में? सर बी एंड सी। बेटा बी सी तो वैसे ही अलग होगा, आपका बी वाला तो एक एसिडिक हाइड्रोजन है दो कीटोन के बीच का, तो वो तो बहुत आराम से माइग्रेट करेगा। ठीक है, बी और सी वाले में तो आपको डिफरेंस सी डबल बॉन्ड ओ है, फिर बीच में सी एस टू है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ है, फिर सी एस थ्री है। इस टाइप वाला कीटो एसिड वाला मैं टर्म बताया था ना कि ये हाईली एसिडिक होता है, आराम से माइग्रेट कर जाता है और एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। उसी टाइप का आपका स्ट्रक्चर बी वाला भी है। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए, ओके, डन, थैंक यू।